बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 6। दिल्ली के कसरे शाही में एक रोज औरंगजेब आलमगीर के बेटे मुअज्जम अली की बेवा और मोहम्मद शाह की दादी मेहर परवर मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा के साथ बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी कि उस कमरे के दरवाजे पर मोहम्मद शाह नमूदार हुआ। उसे देखते ही मेहर परवर खिल सी उठी थी, मुस्कुराई, एक नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, मेरे बेटे यहां मेरे पास आकर बैठो। मेहर परवर और रहीमुन्निसा दोनों ने देखा मोहम्मद शाह बिखरा बिखरा, परेशान और फिक्रमंद था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, चेहरे पर परेशानियों और तफक्कुरात के आसार नुमाया थे। आहिस्ता आहिस्ता थकी थकी चाल चलता हुआ वो अपनी दादी मेहर परवर के पहलू में आकर बैठ गया। मेहर परवर कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही, फिर फिक्रगीरा आवाज में उसे मुखातिब किया, मोहम्मद शाह मेरे बेटे क्या हुआ? इससे पहले तो मैंने कभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं देखी। तुम जब भी मेरे पास आए मुस्कुराते हुए आए। आज क्या मामला हुआ है? क्या बादशाहगरों की तरफ से तुम्हारे लिए भी खतरात उमड़ आए हैं और वो तुम्हारा भी खात्मा करने के दर पे हैं? बेटे अगर ऐसी कोई बात है तो फिर कोई कार्रवाई करने से कबल मोहम्मद अमीन खान से मशवरा करना। इस वक्त बादशाहगरों से अगर तुम्हें कोई महफूज रख सकता है तो सिर्फ वो दो आदमी है, एक मोहम्मद अमीन खान और दूसरा उसका भतीजा निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क तो चलो इस वक्त दक्कन में है, लेकिन मैंने सुना है वहां उसने अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया है। लेकिन अब अगर तुम्हें किसी मामले में दोनों बादशाहगरों से खतरा है तो बेटे इस खतरे को टालने के लिए मोहम्मद अमीन खान से मशवरा करो। अगर ऐसी कोई बात है तो कहो, मैं मोहम्मद अमीन खान को यहीं अपने पास बुला लेती हूं। और यहां तक कहते कहते मेहर परवर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए मोहम्मद शाह बोल उठा था, दादी अम्मा ऐसी कोई बात नहीं, मैं मोहम्मद अमीन खान से मुतालिक ही बुरी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मोहम्मद शाह के उन अल्फाज पर मेहर परवर चौंकी थी, तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी, कुछ कहना चाहती थी कि मोहम्मद शाह फिर बोल उठा, दादी अम्मा मैं वो खबर सुनाने की इस्तात नहीं रखता। यूं जाने कुछ लोग मेरी पुश्त खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में मेरा एक ही पुश्तबान है जिस पर मैं बद से बदतरीन हालात में भी एतमाद और भरोसा कर सकता हूं, लेकिन उसे ही मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अम्मा आपके अंदाजे काफी हद तक दुरुस्त हैं। आज दोनों बादशाहगर मेरे पास आए थे और उन्होंने एक तरह से तनबीह आमेज अंदाज में मुझे धमकी दे दी है कि मैं अमीन खान को वजारत के ओहदे से अलहदा कर दूं और हिंदुस्तान का जो भी वजीर बनाया जाएगा वो उन दोनों की मर्जी से मुकर्रर किया जाएगा। अम्मा अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मैं मुकम्मल तौर पर उन दोनों के हाथों में खिलौना बनकर रह जाऊंगा। वो जब चाहेंगे मेरा खात्मा कर देंगे, इसलिए कि मेरी हालत उन दोनों के सामने उस बेबस परिंदे की सी होगी जिसे शिकारी ने पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया हो। अम्मा मैं अपने ऊपर ऐसी हालत तारी नहीं होने देना चाहता। अम्मा मैं मोहम्मद अमीन खान को इस ओहदे इस मनसब से कैसे अलहदा कर दूं? जब वो दरबार में मेरे पास आता है तो उसकी मौजूदगी में बादशाहगरों को हिम्मत और जुर्रत नहीं होती कि किसी भी मौजू पर मुखालिफाना रवैया इख्तियार करते हुए मेरे साथ गुफ्तगू करें। एक तो अमीन खान का जाती और शख्सी रौब भी ऐसा है कि बहुत कम लोग उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत करते हैं, और फिर जब वो बेबाकाना और दलेराना अंदाज में गुफ्तगू करता है तो जो लोग साजिशों और शोरिशों के रसिया हैं वो मांद और बर्फ होकर रह जाते हैं। अम्मा अब बताओ मैं क्या करूं? दोनों बादशाहगर चाहते हैं कि मैं मोहम्मद अमीन खान को अलहदा कर दूं। मोहम्मद अमीन खान को अलहदा करने का मतलब यह है कि मैं अपने दोनों हाथ काट कर उनके हाथों में दे दूं और वो जिधर और जिस तरह चाहे मुझे घसीटते फिरे। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद शाह खामोश हो गया। रहीमुन्निसा की गर्दन झुकी हुई थी, गहरी सोचों में खो गई थी। मेहर परवर भी कुछ सोच रही थी। आखिर मेहर परवर ने एक गहरी निगाह मोहम्मद शाह पर डाली, फिर हल्के हल्के तबस्सुम में कहने लगी, बच्चे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दादी का तुम्हारे लिए मशवरा यह है कि इन बादशाहगरों के सामने कभी मत झुकना। इससे पहले इन्होंने मेरे खानदान के बहुत से अफराद को मौत के घाट उतारा। उनकी मौत को मैंने कैसे बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती हूं। अब मैं अपने खानदान के किसी और फर्द को बादशाहगरों का लुकमा नहीं बनने देना चाहती। मेरे बच्चे जो कुछ मैं कहने लगी हूं गौर से सुनना। यहां से निकलने के बाद पहला काम तो ये करो कि दोनों बादशाहगरों से कुछ दिन की मोहलत तलब करो। उनसे कहो इस सिलसिले में मुझे चंद दिन की मोहलत दो। अपनी दादी और दूसरे सरकर्दा लोगों से मशवरा करूंगा, उसके बाद कोई कदम उठाऊंगा जिसमें तुम दोनों भाइयों के इत्मीनान और तसल्ली का पहलू भी निकलेगा।
मेरा अंदाजा है तुम्हारे इन अल्फाज से बादशाहगर किसी कदर मुतमईन हो जाएंगे और उन्हें हौसला हो जाएगा कि तुम आखिरकार अमीन खान को वजारत के ओहदे से हटाने पर रजामंद हो जाओगे। इसलिए जब तुम उनसे कहोगे कि तुम इस सिलसिले में अपनी दादी से मशवरा करोगे तो वो यही ख्याल करेंगे कि दादी कभी नहीं चाहेगी कि उसके पोते को नुकसान हो, लिहाजा दादी अमीन खान को हटाने का मशवरा दे देगी। मेरे बच्चे, इस तरह चंद दिन तुम्हें अपना आप संभालने के लिए मिल जाएंगे और आज ही तुमने दूसरा काम यह करना है कि तेज रफ्तार कासिद दक्कन की तरफ रवाना कर दो और जिस सूरत हाल से इस वक्त तुम गुजर रहे हो उसकी इत्तला निजामुल मुल्क को कर दो और उसको कहो कि अब वक्त आ गया है कि इन बादशाहगरों पर गिरफ्त की जाए। उसको पैगाम भिजवाते वक्त ये भी कहना कि दिल्ली के हालात अच्छे नहीं है और इस मौके पर मेहर परवर, जिसे तुम अपनी माँ कहते हो, तुम्हें मदद के लिए पुकारती है। मोहम्मद शाह मेरे बेटे, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरा ये पैगाम सुनते ही निजामुल मुल्क आंधी और तूफान की तरह उठेगा। मेरा पैगाम सुनकर उसके दिलो दिमाग में आग न भड़क उठी तो फिर मुझे मेहर परवर मत कहना। और मुझे उम्मीद है कि जब दक्कन से तूफान की सूरत निजामुल मुल्क उठेगा तो बड़े बड़े साजिशियों, बड़े बड़े आदि मुजरिमों, बड़े बड़े दराज दस्तों को अपने सामने पत्तों की तरह उड़ाता हुआ दिल्ली का रुख करेगा। मेरे बच्चे, तुम एक बार मेरा ये हरबा आजमा कर तो देखो। यहाँ तक कहने के बाद मेहर परवर रुकी, कुछ सोचा, फिर अचानक रहीमुन्निसा की तरफ देखते हुए कहने लगी, रहीमुन्निसा, फौरन मेरे लिए पालकी तैयार कराओ, मैं इसी वक्त अमीन खान के यहाँ जाना पसंद करूंगी। मेहर परवर का यह हुक्म सुनकर रहीमुन्निसा वहां से उठी और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मेहर परवर ने फिर मोहम्मद शाह को मुखातिब किया, बेटे तू यही रह, मैं अकेली अमीन खान के पास जाती हूँ, इस मौजू पर उससे मशवरा करती हूँ और सारे हालात से उसे आगाह भी करती हूँ ताकि मेरे हालात का मुकाबला करने के लिए वो भी अपनी तरफ से तैयार रहे। तुम्हारा उनके यहाँ जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि बादशाहगर जरूर तुम पर निगाह रखते होंगे और उन्होंने अपने ऐसे आदमी मुकर्रर किए होंगे जो तुम्हारी नकलो हरकत का जायजा लेते रहते होंगे, इसलिए मैं अकेली अमीन खान के यहाँ जाती हूँ। मोहम्मद शाह ने मेहर परवर की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। इतनी देर तक रहीमुन्निसा भी आ गई। पालकी के तैयार होने की खबर पर मोहम्मद शाह अपनी जगह से उठा, सहारा देकर मेहर परवर को उठाया। दूसरी तरफ से रहीमुन्निसा ने भी मेहर परवर को पकड़ लिया। बाहर पालकी जमा दी गई थी। दोनों ने सहारा देकर मेहर परवर को पालकी में बिठा दिया और फिर मोहम्मद शाह के कहने पर कहार पालकी को अमीन खान की हवेली की तरफ ले जा रहे थे। मेहर परवर की पालकी जब अमीन खान की हवेली में दाखिल हुई तब हवेली के अंदर उसकी आमद पर खुशी और मुसरत का एक कोहराम उठ खड़ा हुआ था। अहले खाना के अलावा उस वक्त हवेली में गोहर आरा, पार्वती, अरुमा, बिशन देवी भी कयाम किए हुए थी। पालकी जिस वक्त हवेली में दाखिल हुई थी तो सबसे पहले मेहर परवर के इस्तकबाल के लिए अमीन खान, फेरोज मिर्जा, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन बाहर निकल आए थे। उनके पीछे मेहरुन्निसा, करा खातून, तकदीस खानम, माहुल मुल्क, गोहर आरा, पार्वती, अरुमा, बिशन देवी, गरज के हर कोई पालकी की तरफ दौड़ा था। तकदीस खानम और करा खातून दोनों ने सहारा देकर मेहर परवर को पालकी से निकाला। सबसे पहले आगे बढ़कर अमीन खान ने सलाम किया, उसके बाद फेरोज मिर्जा, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन ने भी ऐसा ही किया। मेहर परवर मुस्कुराते हुए सबके सरों पर हाथ फेरते जा रही थी। जब उसकी निगाह गोहर आरा पर पड़ी तो बेपनाह मुसरत का इजहार करते हुए कहने लगी, गोहर आरा, तुम भी यहाँ हो? बहरहाल करा खातून और तकदीस खानम के पास तुम्हारा जी खूब लगेगा। फिर तकदीस खानम और करा खातून सहारा देकर मेहर परवर को अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जा रही थी। यहाँ तक कि मेहर परवर कहने लगी, तुम सब पहले मुझे दीवान खाने की तरफ लेकर चलो। इस पर करा खातून और तकदीस खानम दोनों मेहर परवर को दीवान खाने में ले गई। दीवान खाने के दरवाजे पर जाकर मेहर परवर रुकी, फिर मोहम्मद अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीन खान, सारी औरतों को जनान खाने की तरफ भिजवा दो, इनसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले तुम लोग मेरे साथ दीवान खाने में आओ। मेहर परवर के उन अल्फाज के साथ ही अमीन खान ने करा खातून और तकदीस खानम दोनों बहनों को इशारा किया और वो सब औरतों को लेकर जनान खाने की तरफ चली गई थी। अमीन खान, फेरोज मिर्जा, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन मेहर परवर को लेकर दीवान खाने में दाखिल हुए। एक नशिस्त पर उसे बिठा दिया गया। कुछ देर लंबे लंबे सांस लेकर मेहर परवर अपने ऊपर काबू पाती रही। फिर कसर में मोहम्मद शाह के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसील उसने अमीन खान से कह दी थी। दीवान खाने में कुछ देर खामोशी रही। फिर अमीन खान मेहर परवर को मुखातिब करते हुए बड़े दुख भरे अंदाज में कह रहा था, खानम, वो लोग जो महरूम इंसानियत पर मजलूमी और मजबूरी की मोहरें सब्त करते हैं वो ज्यादा अरसा अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत जल्द उनके खिलाफ अमन के हामी, शांति के पेशवा और अखलाकी कदरों के अमीन नूर सुबह की हिदायत के अलम और सदाकत की कंदीलें लेकर उठते हैं और जुल्म इस्तबदाद के अलम चाक करते चले जाते हैं। खानम, वो लोग जो राहतों के दामन को अश्क आलूद,
जो दिलों की बस्तियों को वीरान करते हैं, जिनकी गम आमेजी औरों के लिए बेजुबानी बन जाती है, उन्हें एक ना एक रोज तबाही और बर्बादी के भंवर का सामना जरूर करना पड़ता है। खानम, ये दोनों बादशाहगर भाई भी जुल्म सितम और खुद आराई की आखिरी हदों तक पहुंच चुके हैं। मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो अनकरीब कोई जुर्रत आमोज, कोई करिश्मा साज उनके खिलाफ उठेगा और अदलो सदाकत को सबातो दवाम अता करेगा। मैं जानता हूं ये लोग एक अरसे से बुग्ज, रकाबत, रश्क व हसद की दास्तानें लिखते रहे हैं। इनके हाथ, इनके चेहरे, इनके एहसासात, इनके जज्बात दूसरों के खून से रंगीन है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तगय्युरात बातिल से निकलकर खारिज का रूप धार लेगा और फिर ऐसे लोगों के लिए तल्ख हकाइक की दास्तानें रकम होंगी। अमीन खान यहां तक कहने के बाद रुका, दम लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, आप ये ख्याल ना कीजिए कि जो कुछ मोहम्मद शाह पर गुजर रहा है मैं उससे वाकिफ नहीं हूं, बेबहरा हूं। मेरे हिमायती, मेरे तरफदार भी अपना काम कर रहे हैं और वो मुझे पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। आपको तो मोहम्मद शाह ने आज बताया है कि बादशाहगर चाहते हैं कि मुझे मेरे मनसब से हटा दिया जाए, इसलिए कि मेरा मनसब बादशाहगर अपने किसी पसंदीदा आदमी के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन मुझे बादशाहगरों के इन इरादों की खबर बहुत पहले हो चुकी है और इस सिलसिले में मैंने अपने भतीजे निजामुल मुल्क से राब्ता भी कायम कर रखा है। अमीन खान रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कह रहा था, खानम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब बर्बादी और खूनरेजी का ये खेल तवील नहीं होगा। अमीन खान को रुक जाना पड़ा इसलिए कि दुख भरे अंदाज में मेहर परवर बोल उठी थी, अमीन खान, मैं ऐसे तमाशे इससे पहले बहुत देख चुकी हूं। मैं वो बदकिस्मत औरत हूं जिसके सामने उसके 4 बेटे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। वो स्याहबख्त औरत हूं जिसकी आंखों के सामने उसके कई पोते मौत के घाट उतार कर लहद में उतार दिए गए। अब ले दे के ये मेरे पास मोहम्मद शाह रहता है, इस पर भी बादशाहगरों ने नजरें गाड़ दी हैं। मेहर परवर जब रुकी तब उसे तसल्ली देने के अंदाज में अमीन खान बोल उठा, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें। अगर दोनों बादशाहगर ये ख्याल करते हैं कि वो बेलगाम हो गए हैं, बेनथे बैल बेमहार ऊंट की तरह जिस तरफ चाहे तबाही और बर्बादी का रुख फेरते रहें, तो अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। खानम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बस चंद दिन सब्र कीजिए, फिर देखिए इन बादशाहगरों के खिलाफ दक्कन से क्या तूफान उठता है। मैंने सूरत हाल से अपने भतीजे को आगाह कर दिया है और मेरा उससे मुकम्मल राब्ता भी है। आप मुतमईन रहें, अनकरीब खुदावंद ने चाहा तो आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। खानम, जहां तक मोहम्मद शाह का ताल्लुक है तो मैंने अपनी तरफ से उसकी हिफाजत का बंदोबस्त खूब कर रखा है। उसके जो मुहाफिज दस्ते हैं उनके अलावा भी उसके इर्द गिर्द मेरे आदमी रहते हैं जो उसकी सलामती, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। आप मोहम्मद शाह से मुतालिक भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं जानता हूं इन दिनों हालात बेहद अबतर और खराब हैं, लेकिन ये अबतरी चंद रोजा है। खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द मैं अच्छे दिनों की खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अमीन खान रुका, तब दुख भरे अंदाज में मेहर परवर कहने लगी, इन जालिमों ने मुझे तो दुख दिए ही हैं, लेकिन तुम्हारे 2 बेटों और एक बहू को भी तुमसे महरूम कर दिया। अदावत परस्ती के लिए किसी के खिलाफ ऐसा जब्र, ऐसा जुल्म करना नाकाबिले बर्दाश्त है, और मैं तो समझती हूँ इससे पहले तुम्हारे पोते मुश्तबा पर भी इन्होंने हाथ डाला था। जवाब में अमीन खान ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, खानम, ये लोग मेरे घर के 4 अफराद के कातिल हैं। अनकरीब इन्हें अपने इन स्याह अमाल का हिसाब देना होगा। अब तक मैं खामोश रहा हूँ, लेकिन खामोशी कभी कभी आहों भरा तूफान बनकर भी उठ खड़ी होती है, जो बड़े बड़े सितमगरों को अपने सामने बहाकर ले जाती है। यही हाल इंशाअल्लाह इन बादशाहगरों का भी होगा। अमीन खान के खामोश होने पर मेहर परवर ने इधर उधर देखा, फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारे घर के सारे अफराद यहाँ बैठे दिखाई नहीं दे रहे। फैरोज मिर्जा के साथ ही जो लड़के बैठे हुए हैं, इनमें से एक तो फैरोज मिर्जा का है, इसका नाम मेरे ख्याल में इबादुद्दीन है, और दूसरा अली मर्दान का शरफुद्दीन है। अली मर्दान का एक छोटा बड़ा खूबसूरत बच्चा है जो कंधार से आया है, वो कहाँ है? और इबादुद्दीन का भी एक छोटा भाई है कावर्द खान, वो भी इस वक्त यहाँ नहीं है। जवाब में अमीन खान कहने लगा, खानम, वो दोनों कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए थे और इन बादशाहगरों के कुछ अजीजों से इंतकाम लेने के लिए दक्कन निजामुल मुल्क की तरफ चले गए हैं, इसलिए कि मेरे अजीजों अकारिब के जो कातिल हैं उनमें से अक्सर दक्कन ही में कयाम किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि अनकरीब दक्कन से मुझे अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। लम्हा भर के लिए मेहर परवर मुस्कुराई, फिर कहने लगी, अमीन खान, जहां मैं तुम्हारे घर में कुछ मर्दों को गायब देखती हूँ, वहीं तुम्हारे घर में कुछ जायद औरतें भी देखती हूँ। तुम्हारे घर में 4 ही औरतें थी, महरुनिसा, तकदीस खानम, करा खातून और खूबसूरत बच्ची माहुल मुल्क। जो नई है उनमें से एक तो गोहर आरा है, उसे मैं पहचानती हूँ, बाकी 3 को मैं नहीं जान सकी। जरा इन सबको यहाँ बुलाओ ताकि मैं देखूं कि वो कौन है।
उस मौके पर अमीन खान ने शरफुद्दीन को सारी औरतों को बुलाने के लिए कहा। शरफुद्दीन अपनी जगह से उठकर दीवान खाने से निकला। जब वो जनान खाने की तरफ गया तो उसे सामने माहुल मुल्क दिखाई दी। माहुल मुल्क का क्योंकि शरफुद्दीन के साथ रिश्ता तय हो चुका था, लिहाजा वो उसे कुछ कुछ शर्माने भी लगी थी। शरफुद्दीन को देखते ही वो फौरन जनान खाने की दूसरी समत भागने लगी थी कि शरफुद्दीन ने उसे आवाज देकर रोका। शरफुद्दीन के इस तरह पुकारने पर माहुल मुल्क रुक गई। शरफुद्दीन उसके करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, माहुल मुल्क, सारी औरतों को दीवान खाने में लेकर आओ, इसलिए कि मेहर परवर सबसे मिलना चाहती हैं। उसके साथ ही शरफुद्दीन पलटा, जबकि माहुल मुल्क उस कमरे में दाखिल हुई थी जिस कमरे में सब औरतें बैठी हुई थी। शरफुद्दीन दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। थोड़ी ही देर बाद सारी औरतें दीवान खाने में दाखिल हुई और नशिस्तों पर बैठ गई। मेहर परवर कुछ देर तक बड़े गौर से सबका जायजा लेती रही, फिर कहने लगी, अमीन खान, औरतों में 3 ऐसी हैं जो मेरे लिए ना आशना और अजनबी हैं, क्या इनसे मेरा तारुफ ना कराओगे? अमीन खान मुस्कुराया और कहने लगा, खानम, जो खूबसूरत बच्ची गोहर आरा के साथ बैठी हुई है ये पार्वती है, गोहर आरा की छोटी बहन और जोधपुर के राजा अजीत सिंह की राजकुमारी है। उसके आगे अजीत सिंह की पत्नी बिशन देवी है और उसके बाद बनारस के राजा मनसाराम की बेटी अरुमा देवी है। फिर हाथ के इशारे से तीनों को मेहर परवर ने करीब बुलाया। तीनों अपनी जगह पर उठी, मेहर परवर के सामने जाकर झुकी, उसे ताजीम दी। फिर मेहर परवर ने खुशकुन अंदाज में सबके सर पर हाथ फेरा। फिर वो तीनों अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। अमीन खान ने उस मौके पर फिर मेहर परवर को मुखातिब किया, खानम, हमने एक फैसला भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस फैसले से इत्तेफाक करेंगी। मेहर परवर ने गौर से अमीन खान की तरफ देखा और कहने लगी, अमीन खान, तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ भाइयों की सी है, कहो क्या मामला है? अमीन खान कुछ देर धीमे धीमे मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, खानम, गोहर आरा अब हमारी साथ वाली हवेली में कयाम कर चुकी है। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इसे ये हवेली इनायत की। खानम, गोहर आरा का रिश्ता मैंने फेरोज मिर्जा के बेटे इबादुद्दीन के साथ तय कर दिया है। हालात कुछ ठीक हो जाएं तो मैं इनकी शादी का एहतमाम करूंगा। इस मौके पर एक नहीं कई शादियों का एहतमाम किया जाएगा। खानम, गोहर आरा के साथ जो राजकुमारी पार्वती बैठी हुई है, जो गोहर आरा की छोटी बहन है, उसका रिश्ता हमने अली मर्दान के छोटे बेटे शहाबुद्दीन के साथ कर दिया है। गोहर आरा और पार्वती की माता बिशन देवी की मेहरबानी कि उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली है। अब समझें कि रिश्ता पक्का है। किसी मुनासिब मौके पर इस शादी का भी एहतमाम कर दिया जाएगा। खानम, आगे बनारस के राजा मनसाराम की बेटी अरुमा देवी बैठी हुई है। इसका रिश्ता फेरोज मिर्जा के छोटे बेटे कावर्द खान के साथ हमने तय कर दिया है। मेहर परवर ने हाथ के इशारे से पार्वती और अरुमा दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठी, मेहर परवर के करीब आई। मेहर परवर ने दोनों को अपने दाएं बाएं बिठाया, फिर बड़े प्यारे अंदाज में राजकुमारी अरुमा को मुखातिब करके कहने लगी, बेटा, मैं समझती हूँ कि ये तेरी खुशकिस्मती है कि तू अमीन खान के घर आ रही है। बेटी, ये वो घराना है जिसके हमारी सल्तनत पर बड़े एहसानात हैं और मैं उम्मीद और तवक्को रखती हूँ कि तू यहाँ बड़ी खुश और पुरसकून रहेगी। और फिर कावर्द खान को मैं जाती तौर पर जानती हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है। ये बच्चे हमारे हाथों के पले हुए हैं, तुम्हें लालो गोहर समझकर अपने पास रखेंगे। उसके बाद मेहर परवर दाएं जानिब मुड़ी, अपना बाजू उसने पार्वती देवी की कमर में डाला, उसे अपने साथ लिपटाया, फिर अपना मुंह उसके कान के करीब ले गई और बड़ी मोहब्बत और शफकत से कहने लगी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह कहूं, तू चूंकि गोहर आरा की छोटी बहन है इसलिए मुझे बेहद अजीज है। बच्ची, इस मौके पर मैं फखरिया अंदाज में तुझसे यह भी कहना पसंद करूंगी कि तू मेरे अंदाजे के मुताबिक दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है जो अमीन खान के घर में आ रही है। बेशक तू जोधपुर की राजकुमारी है, पर अमीन खान जैसा घराना मेरी बच्ची तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और फिर शहाबुद्दीन इंतहा दर्जे का खूबसूरत है, दराज कद है, जुर्रतमंद है। ऐसे नौजवान ढूंढे से नहीं मिलते बेटी। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, बचपन में मैंने शहाबुद्दीन को उस वक्त देखा था जब वो पटना से यहाँ दिल्ली आया था। उसके बाद कंधार चला गया। जब ये कंधार से लौटा तो उस वक्त मैं इसे देखकर दंग रह गई थी कि छोटा सा बच्चा इस कदर खूबसूरत और तवाना जवान हो गया है। मैं अक्सर सोचा करती थी कि काश मेरे खानदान में कोई लड़की इसके जोड़ की होती तो मैं उसे इससे ब्याह देती। अब तेरी क्योंकि इससे सगाई कर दी गई है, लिहाजा मैं तुम्हें इस खुशकिस्मती पर मुबारकबाद देती हूँ। पार्वती ने धीमे से लहजे में मेहर परवर का शुक्रिया अदा किया, ममनूनियत से उसकी तरफ देखने लगी। फिर मेहर परवर अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीन खान, मैं अब जाऊंगी। जिस मौजू पर मैंने गुफ्तगू की है उसका ख्याल रखना और जो तब्दीली तुम लाना चाहते हो मैं बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करूंगी। उसके साथ ही मेहर परवर उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही सब लोग खड़े हो गए थे। पालकी तक सब उसके साथ गए। फिर मेहर परवर वहां से चली गई थी।
छोटा बादशाहगर हुसैन अली एक रोज अपनी रिहाइशगाह में अकेला बैठा हुआ था कि बड़ा बादशाहगर हसन अली उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बड़े भाई की ताजीम के लिए हुसैन अली उठ खड़ा हुआ। हसन अली आगे बढ़कर उसके पहलू में बैठ गया। कुछ देर उस कमरे में खामोशी रही। फिर हुसैन अली बड़े गौर से बड़े बादशाहगर हसन अली की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, तुम मोहम्मद शाह की तरफ गए हुए थे, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या बना? बड़े बादशाहगर ने एक भरपूर नजर हुसैन अली पर डाली, फिर कहने लगा, मैं मोहम्मद शाह से तफसीली गुफ्तगू करके आ रहा हूँ। वो मेरे साथ बड़ा अच्छा पेश आया है। मेरी ताजीम उसने ऐसे की जैसे तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ कर करते हो। हुसैन अली, अमीन खान को वजारत के मनसब से अलहदा करने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम ले रहे हो। ये मामला इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मोहम्मद शाह के पास जाने से पहले मेरे और तुम्हारे दरमियान गुफ्तगू हुई थी। उसमें भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अपना काम ऐसी सफाई सुथराई और खामोशी से करना चाहिए कि काम भी हो जाए और किसी को हम पर शक करने का मौका भी ना मिले। जो गुफ्तगू इस वक्त मेरी मोहम्मद शाह से हुई है, उसके मुताबिक मोहम्मद शाह ने मुझसे 1 महीने की मोहलत मांगी है। वो चाहता है कि इस दौरान वो मुख्तलिफ लोगों का जायजा लेगा और किसी ऐसे शख्स को वजारत के मनसब पर मुकर्रर करेगा जो मोहम्मद शाह और हम दोनों भाइयों के लिए काबिल कबूल हो। ये जवाब क्योंकि मुनासिब था, इसलिए मैं खामोश हो गया हूँ। बड़ा बादशाहगर जब खामोश हुआ तब नापसंदीदगी का इजहार करते हुए छोटा बादशाहगर बोल उठा, और अगर 1 महीने की मोहलत हासिल करने के बाद भी मोहम्मद शाह ने अमीन खान को वजारत के मनसब से अलहदा ना किया तो फिर? बड़ा बादशाहगर हसन अली ताओ खा गया। गुस्सीली आवाज में कहने लगा, मोहम्मद शाह की क्या मजाल कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अमीन खान को सुबकदोश ना करे। अगर मुझे इस बात की भनक भी पड़ गई कि वो हमारे कहने को टालने का इरादा रखता है तो फिर मोहम्मद शाह वहीं पहुंच जाएगा जहां उससे पहले फर्रुख सियर और उसके बहुत से अजीजों अकारिब पहुंच चुके हैं। मेरे भाई, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तयशुदा मामला है कि अमीन खान वजारत के मनसब पर नहीं रहेगा और ना ही हम उसे इस मनसब पर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस मामले को जरा तरीके से निपटाना पड़ेगा। अमीन खान की भी कोई ताकत और कुव्वत है। हसन अली को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खदशात का इजहार करते हुए हुसैन अली बोल उठा, अगर इस 1 माह के दौरान अमीन खान ने अपनी ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए उल्टा हमें अपने सामने बेबस कर दिया और हमें हमारे मनसबों से माजूल करके हमें जिंदान में डाल दिया तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा? बड़े बादशाहगर के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर कहने लगा, मोहम्मद शाह और अमीन खान की ऐसी तैसी, उन दोनों की क्या जुर्रत है कि इस तरह हमारे खिलाफ हरकत में आए और हमें जिंदान की सलाखों के पीछे डाल दें। जिंदान की सलाखों के पीछे तो जब तुम चाहो मैं उन्हें डाल सकता हूं, लेकिन मैं मामले को जरा तुमसे मुख्तलिफ तरीके से निपटाना चाहता हूं। हसन अली जब खामोश हुआ तब हुसैन अली फिर बोल उठा, और ये जो चंद दिन पहले मोहम्मद शाह की दादी मेहर परवर पालकी में बैठकर अमीन खान की हवेली में गई थी, उसका कुछ पता नहीं चला कि वो किस मकसद के तहत वहां गई थी? हसन अली के चेहरे पर फिर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहने लगा, हुसैन अली, तुम किस किस्म की गुफ्तगू करते हो? एक बूढ़ी औरत जो इस वक्त मौत के इंतजार में है, कब्र के किनारे बैठी हुई है, वो अगर 100 बार भी पालकी में बैठकर अमीन खान की तरफ चली जाए तो वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है? और फिर ये बात भी जहन में रखो कि इन लोगों के अमीन खान के खानदान के साथ पुराने ताल्लुकात हैं और इनका आपस में पहले से मिलना जुलना है। वो बूढ़ी औरत गई होगी अमीन खान की औरतों से मिलने के लिए। अगर वो मुल्क की सियासत में इस कदर मुतहर्रिक और सरगर्म होती तो उसके जीते जी उसके 4 बेटे उसकी आंखों के सामने हलाक क्यों कर दिए जाते? उसके कई पोते अपनी जानों से क्यों हाथ धो बैठते? लिहाजा तुम उस बूढ़ी औरत की तरफ से कोई खतरा महसूस ना करो, वो बिल्कुल हमारे लिए किसी खतरे का बाइस नहीं बन सकती। हसन अली जब खामोश हुआ तब उस कमरे में खामोशी रही। फिर उसके बाद हुसैन अली फिर बोल उठा, भाई, अगर मेरा बस चले तो मैं इस अमीन खान को 1 दिन के लिए भी वजारत के मनसब पर ना रहने दूं। भाई, आप इस बात को तो तस्लीम करेंगे कि मोहम्मद शाह ने अमीन खान को वजारत के मनसब पर अपनी दादी मेहर परवर के कहने पर मुकर्रर किया था। जवाब में हसन अली ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, कहने लगा, हुसैन अली, जल्दबाजी से काम ना लो। जल्दबाजी में अमूमन इंसान ठोकर खाता है, गिरता है और नुकसान उठाता है। ये अमीन खान मुल्की सियासत में नया तो नहीं है। इसका खानदान कदीम मुगलिया सल्तनत में आला ओहदों पर फाइज आता रहा है। फर्रुख सियर ने भी इसे इस मनसब पर मुकर्रर किया था। फिर जब हमने फर्रुख सियर को धमकी दी तो उसने इस मनसब से हटाकर उसे मालवा का हाकिम मुकर्रर कर दिया, और जब हमने मजीद फर्रुख सियर को धमकी दी तो उसने अमीन खान को मालवा की हाकमियत से भी महरूम कर दिया। जिस तरह फर्रुख सियर को हमने अपने सामने बेबस किया था हुसैन अली, ऐसे ही ये मोहम्मद शाह भी हमारे इशारों पर नाचेगा। नहीं नाचेगा तो फिर दहली के कसर की बजाय शहर खामोशा के कसर में जाएगा, जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता।
तुम फिक्र ना करो हुसैन अली, 1 महीना कुछ ज्यादा मुद्दत नहीं, पलक झपकने में गुजर जाएगी। 1 महीने के बाद 2 कामों में से एक जरूर होगा, या तो अमीन खान वजारत के मनसब से अलहदा कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उससे दुगना काम हो जाएगा। ना मोहम्मद शाह मुगल शहंशाह रहेगा और ना अमीन खान वजारत के मनसब पर रहेगा। दोनों ही मनो मिट्टी तले दफन होकर रह जाएंगे। किसी को एतराज करने की जुर्रत और जसारत ना होगी। उसके साथ ही हसन अली उठ खड़ा हुआ और हुसैन अली को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अब तुम मेरे साथ चलो, दोनों रतनचंद की तरफ चलते हैं, इसलिए कि उसके साथ कुछ मालियाती अमूर निपटाने हैं। हसन अली के कहने पर हुसैन अली उठ खड़ा हुआ, फिर दोनों उस कमरे से निकल गए थे।